आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो समुद्र के बीचों बीच घटी एक बिल्कुल आधुनिक त्रासदी को 70 साल पुराने एक अदृश्य जैविक खतरे से जोड़ता है। मतलब ये कोई आम घटना नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो हमारी आज की मेडिकल साइंस की हदों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। भाग 1, घोस्ट शिप का बुरा सपना। अप्रैल 2026, दक्षिण अटलांटिक की एक यात्रा। जरा इस पूरी टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये एक बेहद तेज और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशुआया से जब ये जहाज निकला तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन यात्रा के बस 6ठे दिन एक डच यात्री को हल्का सा बुखार आता है। देखने में कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, लेकिन 11 अप्रैल आते आते उस डच यात्री की जहाज पर ही अचानक मौत हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका में उसकी पत्नी की भी अचानक जान चली जाती है। और फिर 2 मई को जहाज पर ही एक और जर्मन यात्री दम तोड़ देती है। मतलब ये एक के बाद एक अलग अलग महाद्वीपों को पार करने वाला एक अनसुलझा खौफनाक सिलसिला बन चुका था। अब स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि 2 मई 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को दखल देना पड़ा और उन्होंने जिस खतरे की पुष्टि की उसका नाम था हंता वायरस। इस एक डरावने सच के सामने आते ही वो आलीशान क्रूज शिप अचानक समुद्र के बीचों बीच फंसा हुआ एक घोस्ट शिप बन गया। दुनिया का कोई भी देश उस जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने नहीं देना चाहता था। ये उस वक्त पूरी दुनिया की न्यूज़ चैनल्स की सबसे डरावनी हेडलाइन बन चुका था। भाग 2, तकनीकी प्रगति बनाम वायरल खतरे, आधुनिक विरोधाभास। अब वायरोलॉजी की बारीकियों में जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प या कह लें परेशान करने वाले विरोधाभास पर बात करते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही सेकंड्स में ऐसे काम कर देता है जो 10 लोग मिलकर भी नहीं कर पाते। बिना एक भी लाइन कोड लिखे हम 5 मिनट में पूरी की पूरी वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान बचाने की आती है तो हम एक 70 साल पुराने वायरस के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। हैरान करने वाली बात है ना, इतने दशकों के बाद भी हमारे पास इस ज्ञात पैथोजन से लड़ने के लिए न तो कोई FDA अप्रूव्ड वैक्सीन है और न ही WHO द्वारा मान्यता प्राप्त कोई इलाज। ये हमारी सारी आधुनिक तरक्की पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। भाग 3, हंता वायरस की संरचना, पैथोजन को समझना। तो आखिर ये बीमारी है क्या? देखिए, समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये चूहों और कृंतकों के अलग अलग प्रकारों के माध्यम से फैलने वाले घातक वायरसों का एक पूरा का पूरा परिवार है। ये इन चूहों के अंदर बिल्कुल खामोशी से पनपता है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उनके जरिए ये हमारे पर्यावरण में फैल जाता है और जब इंसान इसके संपर्क में आते हैं तो ये जानलेवा हो जाता है। और ये वायरस एक ही तरीके से हमला नहीं करता, भूगोल के हिसाब से इसके तरीके बदल जाते हैं। जैसे अगर हम एशिया और यूरोप की बात करें तो ये हेमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम या HFRS का कारण बनता है। इसमें होता यह है कि मरीज की किडनी फेल हो जाती है और शरीर के अंदर भारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS के रूप में सामने आता है। ये और भी खौफनाक है क्योंकि इसमें इंसान के फेफड़ों में बहुत तेजी से तरल पदार्थ भर जाता है और मरीज की घुटन के कारण जान चली जाती है। लेकिन जो बात इस पैथोजन को सच में एक बुरे सपने जैसा बनाती है वो है इसका मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर। ये आंकड़ा 50% तक पहुंच सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर 2 लोग इससे संक्रमित होते हैं तो उनमें से किसी एक की जान जाने का खतरा बना रहता है। ये एक सिक्के को उछालने जितना ही अनिश्चित है। और सबसे डरावनी बात, आज की इतनी एडवांस्ड मेडिकल साइंस के बावजूद डॉक्टरों के पास मरीजों को सिर्फ सपोर्टिव केयर देने के अलावा कोई ठोस विकल्प नहीं है। मतलब शरीर के इम्यून सिस्टम को इस खूंखार वायरस से अकेले ही लड़ना पड़ता है। भाग 4, आउटब्रेक का इतिहास, वायरल रहस्यों के दशक। अब ये वायरस कैसे काम करता है, इसे पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें इसके रहस्यमय इतिहास के पन्ने पलटने होंगे।
इस वायरस की पहली बड़ी झलक 1950s के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान मिली थी, जब 3000 से भी ज्यादा सैनिक अचानक एक अनजान बीमारी से संक्रमित हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर लगभग 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1980s के दशक में डॉक्टर हो वांग ली ने आखिरकार इसका चूहों के साथ कनेक्शन खोज निकाला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1993 में अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में नावाहो नेशन में एक बार फिर इस वायरस ने अचानक और बेहद जानलेवा हमला कर दिया। 1993 के इस नावाहो नेशन वाले आउटब्रेक ने वैज्ञानिकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग दिया। उन्होंने एक पूरा इकोलॉजिकल चेन या कह ले एक श्रृंखला खोजी। हुआ ये था कि उस साल एल नीनो की वजह से भारी बारिश हुई। इस बारिश से पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार हो गई। अब क्योंकि जंगल में चूहों के लिए बेतहाशा खाना मौजूद था, तो उनकी आबादी में एक भयानक विस्फोट हुआ और चूहों की इस बढ़ती आबादी का सीधा असर इंसानों पर पड़ा। शुरुआत में इस आउटब्रेक की मृत्यु दर एक डरावनी 75% थी। आखिरकार 16 जून 1993 को विज्ञान ने पक्के तौर पर यह साबित कर दिया कि यह जानलेवा वायरस उन्हीं चूहों से आ रहा था। हम सोच सकते हैं कि ये शायद सिर्फ अमेरिका या कोरिया की समस्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वायरस की खामोश पहुंच पूरी दुनिया में है। 2005 से 2008 के बीच भारत के वेल्लोर में एक बहुत ही अहम स्टडी हुई थी। इस स्टडी के नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि वेल्लोर की आम आबादी में से 4% लोगों के शरीर में हंता वायरस के एंटीबॉडीज पहले से मौजूद थे। मतलब वो अनजाने में ही इससे संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके थे। और जो लोग हाई रिस्क ग्रुप्स में थे, जैसे क्रॉनिक किडनी के मरीज या गोदामों में काम करने वाले कर्मचारी, उनमें यह दर काफी ज्यादा थी। खासकर इरूला जनजाति के लोग, जो अपने पेशे के कारण अक्सर चूहों को पकड़ते हैं, वो इस वायरस के सबसे ज्यादा संपर्क में पाए गए। भाग 5, मानव संचरण म्यूटेशन 1996 अर्जेंटीना स्ट्रेन। दशकों तक पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी को यही पक्का विश्वास था कि हंता वायरस केवल और केवल चूहों से इंसानों में फैल सकता है, इंसान से इंसान में नहीं। लेकिन 1996 में दक्षिण अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया। दक्षिणी अर्जेंटीना में हंता वायरस परिवार के एक अत्यधिक खतरनाक स्ट्रेन की पहचान की गई, जिसे एंडीज वायरस नाम दिया गया। ये पूरे परिवार का इकलौता ऐसा ज्ञात वेरिएंट बन गया जो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की ताकत रखता था। ये वायरस के एवोल्यूशन की एक बहुत ही खौफनाक छलांग थी। हालांकि यहाँ एक छोटी सी राहत की बात यह है कि ये कोरोना या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। किसी को संक्रमित करने के लिए इसे बहुत ही करीबी और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है, जैसे एक ही बिस्तर साझा करना या संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों यानी बॉडी फ्लूइड्स के सीधे संपर्क में आना। लेकिन फिर भी शोधकर्ताओं ने कुछ सुपर स्प्रेडर्स के सबूत भी पाए हैं जो अकेले दम पर कई लोगों में ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इस एंडी स्ट्रेन के मामले में हमें जो चीज एक बड़ी तबाही से बचाती है वो है इसकी ट्रांसमिशन विंडो, यानी वो समय जब कोई इंसान दूसरों को संक्रमित कर सकता है। स्टडी से पता चलता है कि एक संक्रमित व्यक्ति बीमारी की शुरुआत में आमतौर पर बस एक ही दिन के लिए दूसरों को ये वायरस पास कर सकता है। यही वो एक वजह है जिसने इसे पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने से रोका हुआ है। तो अब हम वापस अपने उस सबसे बड़े और अहम सवाल पर आते हैं। अगर ये म्यूटेटेड एंडी स्ट्रेन इंसान से इंसान में फैलता है, तो 2026 में समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल अलग थलग पड़े उस क्रूज शिप पर ये आकर पहुंचा कैसे? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक बहुत ही हैरान करने वाली और बदकिस्मत कड़ी सामने आई। क्रूज पर सवार होने से ठीक पहले मार्च 2026 में वो डच जोड़ा जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, वो अर्जेंटीना के उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। ये टूर उन्हें एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरे के ढेर के पास ले गया जो पूरी तरह से चूहों से भरा हुआ था, और वहीं बिल्कुल अनजाने में वे इस घातक वायरस के संपर्क में आ गए। वे बिना किसी लक्षण के सीधे जहाज पर सवार हो गए और अपने साथ उस मौत को भी ले आए। देखते ही देखते 10 मई तक इस पूरी घटना ने एक इंटरनेशनल क्राइसिस का रूप ले लिया था। कुल 10 मामले सामने आ चुके थे और 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी थी। दुनिया भर के अलग अलग अस्पतालों में दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में 4 मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। केप वर्डे जैसे देशों ने डर के मारे जहाज को अपने यहाँ डॉक करने से ही साफ मना कर दिया था। बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार स्पेन के टेनेरिफ में जहाज को खाली कराया गया और एहतियात के तौर पर 2 भारतीय क्रू सदस्यों को भी क्वारंटाइन किया गया जिनमें उस वक्त तक कोई लक्षण नहीं थे। भाग 6,
महामारी के जोखिम और बचाव, भविष्य को सुरक्षित करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये जरूर कहना है कि वायरस हवा में नहीं फैलता और इसकी ट्रांसमिशन विंडो बहुत छोटी है, इसलिए किसी बड़ी वैश्विक महामारी का जोखिम फिलहाल कम है। लेकिन हम इस खतरे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। व्यक्तिगत स्तर पर बचाव बहुत जरूरी है। सबसे पहले चूहों को घर में घुसने से रोकने के लिए दीवारों और दरवाजों के सभी गैप्स को तुरंत सील करना चाहिए। अगर आप किसी धूल भरे स्टोर रूम या बहुत दिनों से बंद पड़ी जगह की सफाई कर रहे हैं तो N95 मास्क और दस्ताने पहनना बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे बुनियादी बात, कचरे का सही तरीके से निपटान करें और खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढककर पूरी साफ सफाई के साथ रखें। ये छोटे कदम जानलेवा साबित होने वाले वायरस से हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बात जो हमारे दिमाग में अटक जाती है वो ये है कि 50% तक की मृत्यु दर वाला ये घातक वायरस दशकों से हमारे बीच बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल उठता है, क्या क्रूज शिप की ये डरावनी घटना हमारे लिए एक वेकअप कॉल साबित होगी? क्या हम समय रहते सचेत होंगे, या फिर अगला खामोश आउटब्रेक एक ऐसी भयानक तबाही में बदल जाएगा जिसे रोक पाना हमारी आज की इस आधुनिक जागरूकता और एडवांस्ड मेडिकल साइंस के भी बस के बाहर होगा? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।